हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्युदय चित्रकूट धाम मंडल बांदा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद कराकर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में आज हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स का यह लेक्चर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम लोग बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिनको इसकी डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है, जो कि हैं हमारे आइजैक न्यूटन, जिनको कहते हैं हम सर आइजैक न्यूटन। एक कहानी भी बहुत फेमस है कि उनके सर पर सेब गिरा और जिससे उन्होंने ये डिस्कवरी की। हालांकि हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि दो अगर कोई बॉडी हैं जिनके पास मास है, मान लीजिए एक का नाम है m1 और एक का नाम है m2, तो ऐसी दो बॉडीज़ जिनके पास मास है वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। और उन्होंने ये बताया कि जो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, भाई किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने का मतलब है आपने अपनी तरफ खींचा, तो खींचने का मतलब क्या है कि कोई फोर्स लगाया। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कितना होगा, किस किस बातों पर वो डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए कि ये दो आपके क्या हैं ऑब्जेक्ट, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसका मास है m2 और इसका मास है m1। m1 को आप मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये अगर आप इस m2 को छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि m1 ने इसे क्या किया, अट्रैक्ट किया। अब देखा जाए तो m2 को भी m1 को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन इस मार्कर के वेट के, इस मार्कर के मास के कंपेयर में अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि ये मार्कर अर्थ को नहीं उठा सकता। ठीक है, तो जान लेते हैं। पहले तो एक चीज़ ये बताइए कि मास के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो मास के बारे में समझिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स arises known as मास। आपसे कोई पूछता है कि मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, तो आप बताएंगे पदार्थ का वह गुण जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, द्रव्यमान कहलाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स अराइजेस इज नोन एज मास। कहने का मतलब कि अगर किसी बॉडी के पास मास नहीं होगा तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। इस बात को अभी हम थोड़ी देर में प्रूफ भी करेंगे। तो न्यूटन साहब ने ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास m1 m2 है और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, वो दूरी है आपकी r, तो जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले नंबर पे बताया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द मासेस। दूसरे पॉइंट पर उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सेपरेशन बिटवीन देम का स्क्वायर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। इन दोनों को कंबाइंड कर लीजिए। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब अगर आपको ये प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, ये समानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो एक कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो कांस्टेंट हमने लगा दिया कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इसको नोट करेंगे आप लोग, फिर हम पढ़ेंगे इस कांस्टेंट के बारे में।
आइए देखते हैं जी क्या है। जी है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। अभी आपने देखा कि जी क्या है, एक कांस्टेंट, आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाई, एक कांस्टेंट लगाया, लेकिन ये कोई ऐरा गैरा कांस्टेंट नहीं है, कोई नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है कि ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान देंगे, जब भी आप ग्रेविटेशनल पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें, तो हमेशा इसकी एनालॉजी आप बनाते हुए चलें किसके साथ? कूलाम फोर्स, कूलाम फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पढ़ते हैं कूलाम फोर्स, यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सब कुछ सेम सेम चलता है। यहाँ मास है, वहाँ क्या हो जाता है? चार्ज। वहाँ पर जो कांस्टेंट आता है, अगर आपको याद हो, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K वहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। K और G में एक अंतर सबसे बड़ा ये है कि K जो है वो आपका मीडियम पर डिपेंड करता है और G जो आपका है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब बताइए, अगर G की हमको यूनिट चाहिए तो यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी? इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, F R स्क्वायर M1 M2। तो F की यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई M1 M2 मतलब किलोग्राम स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है कोई G की डायमेंशन बताइए कैसे बताएंगे डायमेंशन? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई? MLT-2, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2, मास इंटू मास मतलब M स्क्वायर। M यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो क्या बचेगा? M-1। L 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो L 3 और T-2 क्या हो गई? ये डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन और यूनिट निकालना आना चाहिए, ठीक है? इसको आप नोट करेंगे। अब इस फोर्स के बारे में कुछ बातें आप और जानिए। नंबर 1, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। किस फोर्स की बात कर रहे हैं? Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स की। फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब होता है वर्ग व्युत्क्रम नियम। मतलब आपने देखा था Fg क्या था? प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो इनवर्स का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर में। ऐसे लॉस को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपका जो कूलाम फोर्स है वो भी किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तीसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मतलब कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। मतलब समझिए, आपने 2 मास लिए, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस ली, उसको एयर में रख दिया और आपने देखा कितना फोर्स लग रहा है भाई। ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, किससे? F2-1। ध्यान है ना? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो पहले लिखा है उस पर फोर्स, जो बाद में लिखा है उसकी वजह से। इसी तरह ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ये फोर्स आप चाहे जिस मीडियम में चले जाएं, इन 2 मासेस को आप एयर में रख दें, वैक्यूम में रख दें, ऑयल में रख दें, माइका में रख दें, कहीं भी रख दें, बालू में रख दें, किसी में भी रख दें, ये फोर्स चेंज नहीं होने वाला। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि जो G है वो आपका क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। जबकि कूलाम फोर्स में जो K होता है वो आपका मीडियम पर डिपेंड करता है। ये दोनों में अंतर है। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये दोनों में समानताएं हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव हो सकता है, जबकि कूलाम फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, नोट करिए इसको। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, कहां से आ रहा है ये? वहीं से आ रहा है जहां से कूलाम फोर्स में आता है। कूलाम फोर्स को हम कहते हैं कि वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। तो इसी तरह ये भी क्या है? वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मास। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है, तो पृथ्वी जो अपनी धरती है, अर्थ है, वो तो बहुत बड़ी है, उसके लिए कैसे वैलिड है? तो देखिए, डिस्टेंस जो है, जो साइज जो है, ये एक रिलेटिव बात है। कोई कितना बड़ा है, कोई कितना छोटा है, ये बताने के लिए आपको ये बताना जरूरी है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे दो लोग खड़े हैं, दोनों की हाइट 5 फीट है, अगल बगल खड़े हैं, तो हमको सामने वाले की हाइट कितनी दिखाई देगी? 5 फीट। सामने वाले को हमारी हाइट कितनी दिखाई देगी? 5 फीट। अब हम यहीं खड़े रहें, दूसरे को भेज दें हम 4 किलोमीटर दूर, तो हमें उसकी हाइट क्या दिखाई देगी? कम। उसको हमारी हाइट कैसे दिखाई देगी? कम। यानी कि वो हमको छोटा दिखाई देगा, हम उसको छोटे दिखाई देंगे। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ साइज अपने आप घटने लगता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के लिए वैलिड है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अर्थ के सेंटर से आप देखेंगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। नोट करेंगे इसे। आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जितने पढ़ सकते हैं इसके। कल हम लोग इसमें क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर आईआईटी वगैरह में आए हुए हैं, पहले ये है कि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लें, उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हर चीज़ आपकी सेम चलेगी जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अभी आपने देखा दो आपके पास मास थे, m1 और m2, बीच की डिस्टेंस r थी। आपने देखा m1 पर फोर्स कौन लगा रहा है? m2। और m2 पर फोर्स कौन लगा रहा है? m1। मान लीजिए एक मास यहाँ और आ जाए m3, एक यहाँ आ जाए m4, यहाँ आ जाए m5, यहाँ आ जाए m6, इस तरह चलते चलते आ जाए कोई मास mn। n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 100, 50, 200, 250, 300, कुछ भी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है किसी एक मास पर या किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। क्या कहता है ये? इन ए सिस्टम ऑफ n bodies, the force on any one body is the vector sum of force due to all remaining bodies। फिर से इसको समझिएगा क्या कह रहा है। किसी एक बॉडी या किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट द्वारा लगाए गए फोर्सेस का क्या होगा? वेक्टर सम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो आप सम करेंगे वो कैसा करेंगे? वेक्टर सम। मान लीजिए हमें nth बॉडी पर क्या निकालना है? टोटल फोर्स। तो Fn क्या हो जाएगा? अब n पर बताइए फोर्स कौन कौन लगाएगा? 1 लगाएगा, तो क्या लिख लिया? Fn1। फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 कौन लगाएगा?
2 लगाएगा, और कौन लगाएगा, 3 लगाएगा। इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे, कौन लगाएगा, n-1। भाई मान लीजिए n की वैल्यू है 10, तो 10 वाले पर फोर्स कौन लगाएगा, 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या 9। भाई 10 अपने आप पर तो फोर्स लगाएगा नहीं, तो हमने क्या लिखा, n-1। इनका क्या करना है, वेक्टर सम। ये क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात क्लियर है, नोट कर लें इसे। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, साइड है इसकी A और A, यानी कि कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं या सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हों। मान लीजिए A पर मास रखा है M, C पर भी रखा है M, B पर भी रखा है M। आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट C। इस पॉइंट C पर जो मास रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो बात आती है कि नेट फोर्स इस पर कौन कौन लगाएगा। याद करिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी एक बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स बाकी बची हुई बॉडियों द्वारा लगाए गए फोर्स का क्या होता है, वेक्टर सम। तो बाकी कौन कौन बचा है, ये बचा है और ये बचा है। तो इस पर फोर्स ये लगाएगा, किस तरफ, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। फोर्स ऑन C ड्यू टू B। दो फोर्स हैं जिनके बीच का एंगल कितना है, 60, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको निकालना है इनका रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स। याद करिए दो वेक्टर A और B जिनके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, उनका रिजल्टेंट कहाँ से जाता है, उनके बीच से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, R बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो आपको क्या निकालना है, FCA का मैग्नीट्यूड, FCB का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल आपको पता है। FCA क्या हो जाएगा, G M1 M2, तो C पर भी M है और A पर भी M है, तो M1 M2 यानी कि M इंटू M² डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी तरह FCB कितना हो जाएगा, GCB M² डिवाइड बाई A²। क्या ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को मैं मान लेता हूं कि ये F के बराबर हैं। ठीक है, तो हमें अब निकालना है F किस पर, C पर। क्या हो जाएगा, A² आपने किसको माना है, F को। तो पहला वाला जो है उसको आपने क्या मान लिया है, F, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 2 पहला दूसरा cos 60। बात क्लियर है। देखिए इधर F² प्लस F² कितने F², 2F² प्लस 2 F इंटू F² cos 60 कितना होता है, 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया, 2F² प्लस F² यानी कि कितना आ गया, 3F²। F² से स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, F, और ये क्या बचेगा, √3। F आपने क्या माना था, GM² A² क्या आ गया, √3। ये आपका क्या हो गया आंसर, FC। नोट कर लें इसको।
आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन मिल जाए तो आप निकालेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया, अब देखिए उनके बीच का एंगल और लगा दीजिए रिजल्टेंट के फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसी तरह सेम क्वेश्चंस आप किस में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मास की जगह वहाँ क्या रख देते हैं, चार्ज रख देते हैं। फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, बीच का एंगल देखते हैं और फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। चलिए मान लीजिए, क्या मानना है, ये कोई स्क्वायर है ABCD। यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास m है। साइड इसकी A और A। आपसे कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी एट, मान लीजिए, चलिए इस बार D ले लेते हैं। D पर जो बॉडी रखी है उस पर नेट फोर्स आपको निकालना है, देखना है कि कितना होगा। चलिए बताइए कितना हो सकता है, कैसे निकालेंगे, हर बार वही काम करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी एक n सिस्टम के, n बॉडी के सिस्टम में, तो n यहाँ पर कितने हैं, 4 बॉडी के सिस्टम में किसी एक बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स, किसी एक बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स बाकी बची हुई ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होता है। तो हमें इस पर देखना है टोटल फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा। बात क्लियर है? तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा a² + b² + 2ab cos थीटा, ये तभी काम करता है जब आपके पास केवल 2 वेक्टर हो, A और B। यानी कि यहाँ पर अगर 2 फोर्स होते जैसे पिछले वाले सवाल में थे तो हमने सीधे वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर फोर्स 2 नहीं आएंगे, यहाँ पर फोर्स आएंगे 3, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। तो पहले आप 2 फोर्स को लेके उनका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। तो वो क्या बन जाएगा, एक फोर्स, और उस एक फोर्स और दूसरे फोर्स को लेकर आप क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका कहाँ काम करेगा, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में। चलिए देखिए, इस m को ये m क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, FDC फोर्स ऑन D ड्यू टू C, ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट फोर्स ऑन D ड्यू टू A। अब देखिए 2 वेक्टर हैं, ये है आपका FDA, ये है आपका FDC। बीच का एंगल कितना है, 90। इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इनके बीच से। तो चलिए मान लीजिए कि इनका रिजल्टेंट जो है वो है F'। तो आपको क्या निकालना है, F'। से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, FDA और FDC की वैल्यू। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, FDA बराबर, क्या ये Gm² / A² होगा। देखिए FDA, G कांस्टेंट, M1 M2, M × M m² डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी तरह जो आपका FDC है वो भी क्या हो जाएगा, Gm² A²। दोनों को मैंने मान लिया F, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर। तो अब लिखिए फॉर्मूला F' का, क्या हो जाएगा, A² + B² + 2ab cos थीटा। तो F² + F² + 2FF cos थीटा कितना है, 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। F' क्या आया, 2f², f² से बाहर f √2। F' की वैल्यू रख दीजिए Gm² डिवाइड बाई A² जो आपने माना है, और √2। एक फोर्स आपको ये मिल गया जो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। क्या है ये, F'। अब देखिए इस पर एक फोर्स ये वाला भी क्या लगा रहा है, मास लगा रहा है, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका, FDB। अब देखिए दोनों फोर्स किस में है, सेम डायरेक्शन में। जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं
तो उनको सीधे सीधे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सीधे सीधे ऐड करने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। यहाँ पर आप cos 0 रख दीजिएगा। बात क्लियर है, आंसर वही आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। सीधी सी बात है, हमने आपको 5 न्यूटन के फोर्स से इस तरफ धक्का दिया, दूसरे ने भी इसी तरफ 5 न्यूटन के फोर्स से आपको धक्का दिया, तो आप पर कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का। ठीक है ना। चलिए तो हम निकाल लेते हैं एफ डी बी, कितना हो जाएगा, जी डी बी एम 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 स्क्वायर। अब नीचे क्या लिखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बताइए कितनी है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, a√2। a जहाँ पर क्या होती है, साइड, तो a√2 का होल स्क्वायर। देखिए ये ऐसे है, ये आपका क्या है, डायगोनल, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a। अब मान लीजिए आपको ये साइड निकालनी है, तो ये एंगल कितना है, 90। इसमें आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर से बाहर आया a, और क्या बचेगा, √2। तो a√2 का स्क्वायर क्या हो गया ये भाई, gm स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। अब टोटल फोर्स ऑन क्या निकालना है आपको, d क्या हो जाएगा, एफ डी बी प्लस एफ डैश। एफ डी बी कितना है, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। ये कितना है, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर √2। तो जी एम स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, 1/2 प्लस √2। बात क्लियर है, समझ गए क्वेश्चन, नोट करिए। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास कोई सिमेट्रिकल फिगर है। फॉर सिमेट्रिकल फिगर्स, सिमेट्रिकल फिगर्स का मतलब मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है, ए बी सी डी, सभी कॉर्नर्स पर जो मास रखा है वो m रखा है। अब मान लीजिए इस स्क्वायर के सेंटर C पर कोई मास कैपिटल M रख दिया जाए, तो इस कैपिटल M पर जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा, इक्विलैटरल, ABC, यहाँ पर भी मास M है, यहाँ पर भी मास M है, यहाँ पर भी मास क्या है, M, साइड है A, साइड है A, साइड है A, यहाँ पर भी साइड क्या है, स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है साइड क्या होगी, बराबर। अब अगर इसके सेंटर पर C पर कोई कैपिटल M मास रख दिया जाए, तो इस कैपिटल M पर जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये फिगर कैसे हैं, सिमेट्रिकल फिगर हैं। जैसे देख लीजिए, अगर इस पर फोर्स निकालने जाएंगे तो D क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, B क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट क्या हो जाएंगे, 0। इसी तरह A इसको अपनी तरफ, C इसको अपनी तरफ, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसी तरह यहाँ पर भी होगा। बात क्लियर है। बताती है कि ये मैंने इसके ऊपर 0 के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया है। एक वेक्टर एक स्केलर के बराबर नहीं हो सकता, एक वेक्टर हमेशा एक वेक्टर के ही बराबर होगा। तो 0 इसी 0 के लिए, 0 के ऊपर इसीलिए हमने क्या लगाया, वेक्टर, क्योंकि 0 भी क्या होता है, एक वेक्टर। फोर्स क्या है आपका, वेक्टर, इसलिए 0 भी कैसा है, वेक्टर। किसके लिए है ये, फॉर सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए। नोट कर लीजिए।
अब देखिए, जैसे आप वहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी, क्या होती है? द फील्ड अराउंड ए चार्ज इन विच another charge experiences a force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो उस पर क्या लगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो क्या है? उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह यहां पर भी किसी मास के अराउंड का वो क्षेत्र जहां कोई दूसरा मास आए तो उस पर क्या लगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। द रीजन अराउंड ए मास इन विच अनदर मास एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट मास। जैसे खुद सोचिए आप, ये एक मास m1 था, ये एक मास m2 था, बीच की डिस्टेंस r थी। आपने कहा m1 m2 पर फोर्स लगा रहा है F21। अब आप ये बताइए कि m1 मान लीजिए यहाँ बैठा है, m2 इससे r डिस्टेंस पर है। अब m1 को सपना तो हो नहीं रहा, सपना तो आ नहीं रहा कि m2 यहाँ पर आया है, इस पर क्या लगाना है? फोर्स लगाना है। तो आखिर m1 को कैसे पता चला कि m2 पर फोर्स लगाना है? भाई कुछ तो उसको जानकारी हुई होगी, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच की r है। मान लीजिए ये यहाँ है, ये r मान लीजिए 2 किलोमीटर है, ये यहाँ है। तो इस m1 को कैसे पता कि m2 पर फोर्स लगाना है? तो यहीं से पता है उसको, कैसे? ग्रेविटेशनल फील्ड से। m1 ने अपने अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट की हुई है। फील्ड मतलब मान लीजिए इलाका। अब जैसे ही उस फील्ड पर कोई भी दूसरा मास आएगा तो m1 को तुरंत पता चलेगा कि मेरे इलाके में किसी ने एंट्री ले ली है और उस पर फोर्स लगाना है। तो m1 m2 पर फोर्स लगाकर तुरंत अपने पास उसको अट्रैक्ट कर लेगा। किसकी वजह से? फील्ड की वजह से। m1 की क्या है? एक फील्ड। इसी तरह m2 की भी क्या होगी? एक फील्ड। जिस पर कोई दूसरा मास आएगा तो उस पर क्या लगेगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। बात दोनों एक ही हैं। ठीक है ना? तो इसको लिखिए पहले। ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, स्ट्रेंथ अभी लिखाते हैं। स्ट्रेंथ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। क्या लिखेंगे? द रीजन अराउंड ए मास in which another mass experiences a gravitational force is known as ग्रेविटेशनल फील्ड। नोट कर लीजिए, क्या कहा हमने? द रीजन अराउंड ए मास, किसी मास के, किसी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा द्रव्यमान आए तो उस पर क्या लगे? एक गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र या ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे ही क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मान लीजिए कि कोई ये मास है कैपिटल M, इससे r दूरी पर, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P।
हमें जानना है कि इस P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होने का मतलब है कि यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका क्षेत्र कितना प्रभावी होगा, कितनी ताकत होगी इसके क्षेत्र की। तो जब भी क्या निकालनी हो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पर, तो एक पॉइंट मास जिसको बोलते हैं पॉइंट टेस्ट मास स्मॉल m लेकर आइए। ध्यान से समझिएगा, जिस भी पॉइंट पर आपसे कहे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालिए, वहां पर आप लेकर आएंगे एक टेस्ट मास। टेस्ट मास आपको ऐसा लेके आना है कि लिमिट m टेंड्स टू 0, ये मास बहुत ही क्या होना चाहिए, छोटा, जिससे कि ये अपनी कोई फील्ड ना बना पाए। भाई आपको निकालनी है इसकी फील्ड, अगर इसकी भी कोई फील्ड होगी तो दोनों की फील्ड क्या करेंगी, ओवरलैप, और आपका आंसर क्या आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए लिमिट m टेंड्स टू 0 मतलब ये मास बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो क्या कहता है कि किसी पॉइंट, किसी मास से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ निकालनी है। वहां पर आप एक क्या लेकर आए, मास लेकर आए। अब इस मास पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, ये कैपिटल M। क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। कितना होगा ये, G कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर। ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, E G लिमिट m टेंड्स टू 0 if the test mass is so small such that it will not create its own field, then the force acting on test mass divided by test mass, if, फिर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, if limit m tends to 0, that is the test mass is so small, then the ratio of force acting on test mass divided by the test mass is known as electric field, sorry, gravitational field strength। फिर से सुनिएगा, if the test mass is so small, then the ratio of force acting on test mass to the test mass is known as gravitational field strength। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी देख लीजिए, F की वैल्यू रख दीजिए G m स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। नीचे क्या है, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो E G बराबर क्या जाएगा, G कैपिटल M डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो टेस्ट मास पर डिपेंड नहीं करती है। वो किस पर डिपेंड कर रही है, जिस मास की आप फील्ड निकाल रहे हैं। बात क्लियर। तो टेस्ट मास को आप किस लिए लाए, केवल अपना काम निकालने के लिए, कि हमने क्या देख लिया कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उससे डिवाइड कर दिया और क्या मिल गई, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है उसी तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बताएंगे टुवर्ड्स द मास। जिस मास की वजह से आप फील्ड निकाल रहे हैं उसी की तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पर आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट मास, क्या है, स्मॉल m। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट हमको क्या देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? जैसे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है ना। पहली बात तो आप एक चीज़ ये जानिए कि जो आप डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इस बी पर एक मास रखा है एम, तो इस बी पॉइंट से इस एम मास को ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, कहां से कहां तक, बी से ए तक लाने में, और जिस मास को आप लेकर आ रहे हैं उससे क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। मतलब किसी द्रव्यमान m को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा आपका, VA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जहां पर लेके आए और जहां से लेकर आए। फिर से सुनिएगा, किसी मास m को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, या हिंदी में विभवांतर, विभव अंतर, विभवांतर। अब अगर हमको निकालना है केवल इस ए का पोटेंशियल, भाई हमें चाहिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो उसके लिए अपने पास देखिए क्या तरीका है। हम मान लेंगे कि जो B है वो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो अब यहाँ देखिए आपका क्या था, VA माइनस VB को आपने क्या माना है, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, G B की जगह क्या है, इनफाइनाइट टू A डिवाइड बाई M, V इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो क्या गया VA बराबर G इनफाइनाइट टू A डिवाइड बाई M। मेन पॉइंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जब आप इसको अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे, किसी द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया, सॉरी यहाँ पर W है, किसी द्रव्यमान M को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा उस द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव। कहाँ पर, जिस बिंदु तक आप लेकर आ रहे हैं। लाते वक्त आपको ये ध्यान देना है, कहाँ से, जब आप इनफाइनाइट से, यहाँ पर कहीं इनफाइनाइट है और यहाँ से आप कहाँ लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ए पर इस m को, तो आपको याद रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होना चाहिए। क्या ध्यान देना है कि जब आप इसको लेकर आएँ तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी आपको चेंज नहीं करनी है, मतलब वेरी स्लोली आप इसको कैसे लेके आएंगे, इनफाइनाइट से आप किसी मास को लेकर आएंगे बहुत ही धीमे, बिल्कुल स्लोली, ताकि वेलोसिटी में चेंज ना आए और जिससे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। तो ये कंडीशन है कब, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0। If change in kinetic energy is 0, then the work done from taking a mass from infinite to a point divided by that mass is known as potential at that point। किसी द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, उस बिंदु पर विभव। नोट करेंगे इसे, ध्यान क्या देना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो।
अभी आपने देखा कि पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं। अब हमें निकालना है कि पोटेंशियल आखिर कितना होगा। तो हेडिंग देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m। मान लीजिए ये हमारा एक कैपिटल M मास है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं होगा इनफाइनाइट, यहाँ से हम किसी मास m को, स्मॉल m को, जो क्या है हमारा टेस्ट मास है, इसको हम लेकर आएंगे कहाँ, इस पॉइंट P पर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू मास कैपिटल M, तो इस मास से r डिस्टेंस पर हमने माना एक पॉइंट क्या है, P है। इनफाइनाइट पर एक मास स्मॉल m रखा है, समझ रहे हैं कि नहीं? उस स्मॉल m को हमें लेकर आना है कहाँ तक, P तक। तो अगर पोटेंशियल एट P देखना हो तो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम टेकिंग दिस मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू P डिवाइड बाई दिस मास, यही तो होता है ना। कंडीशन क्या देखनी है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। अब देखिएगा होगा क्या, ये मास यहाँ रखा है, इस पर फोर्स कौन लगा रहा होगा, ये कैपिटल M। भाई दो मास हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे कहा था कि जब आप मास को इनफाइनाइट से लेकर आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, आपने इस मास को m को इनफाइनाइट में रखा, इस पर लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये m की वजह से ये कहाँ जाने लगेगा, यहाँ। स्पीड इसकी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। भाई जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। इससे बचने के लिए आप एक फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, जो है आपका F एक्सटर्नल। मतलब ये वहां जा रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, तो आप यहां पर लगाएंगे 9.99 न्यूटन का फोर्स, ताकि ये बहुत स्मॉल वेलोसिटी से क्या करे, मूव करे। बात को समझिएगा। आपने कहा कि इसको लाते वक्त कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। अब इसको आपने जैसे रखा तो इस मास की वजह से इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये मास इस पर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको क्या चाहेगा कि ये इस अपनी तरफ इसको बुला ले। अपनी तरफ बुलाने का मतलब फोर्स लगाया, फोर्स लगाएंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो उसी को रोकने के लिए हमने एक फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। ये फोर्स कौन लगा रहा है, वो मास। ये फोर्स कौन लगा रहा है, हम। इसलिए क्या लिखा है, F एक्सटर्नल। कोई एक्सटर्नल आदमी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। किस लिए, ताकि इसको खत्म कर सके। अब ये देखिए फोर्स होगा कितना, मान लीजिए अगर Fg आपका 10 न्यूटन है तो F एक्सटर्नल कितना हो, 9.99 न्यूटन, ताकि बहुत ही स्मॉल फोर्स से ये कहाँ जाए, आगे जाए, वेरी स्लोली, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रखना है। अब देखिए, क्योंकि सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे। मतलब किसी क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क डन हमेशा क्या हो, जीरो। तो देखिए मैं एक क्लोज्ड पाथ ले रहा हूं। पहले हम लोग गए P से इनफाइनाइट, फिर हम लोग गए इनफाइनाइट से P। पहले P से इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट से P, तो क्लोज्ड पाथ हो गया। इसका वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो। चलिए इसको इधर ले जाइए, तो इनफाइनाइट से P बराबर माइनस WP से इनफाइनाइट। तो हमारी डेफिनीशन ये कहती है कि आपको इस मास को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाना है।
लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस मास m को इस पॉइंट P से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे और उसका क्या ले लेंगे, निगेटिव। तो जब उसका निगेटिव ले लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, W इनफाइनाइट P। टास्क आपको समझ में आ गया क्या करना है। डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि मास को इनफाइनाइट से पॉइंट तक लेके आइए। हम ये कह रहे हैं कि हम मास को पॉइंट P से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे और जो आंसर आएगा उसमें निगेटिव लगा देंगे। यहां से देखिए, इनफाइनाइट से P बराबर किसके, P से इनफाइनाइट विद निगेटिव। तो हम निकालेंगे W P से इनफाइनाइट और उसका ले लेंगे निगेटिव। जब W P से इनफाइनाइट निकल आएगा उसमें M से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें इस पॉइंट P पर क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बात समझ गए होंगे कि क्या करना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करके नया फिगर बना रहा हूं। यहां पर आपका मास है m, आपको इसको लेकर जाना है कहां, इनफाइनाइट। ठीक है ना। आपका टास्क ये है कि आपको निकालना है W P से इनफाइनाइट। अब देखिए काम फिर से वही करना है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ना होना चाहिए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना होना चाहिए। अब ये मास क्या है, m है, ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट किससे, Fg से। आपको इसको कहाँ ले जाना है, इधर। तो आप इस पर एक क्या लगाएंगे, F एक्सटर्नल। इस बार आपका जो F एक्सटर्नल है वो किससे बड़ा होगा, Fg से। भाई ये Fg चाहेगा यहाँ आए, हम चाहते हैं कि ये यहाँ जाए और बहुत धीरे धीरे जाए, तो हम इस पर थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगा देंगे। मान लीजिए Fg आपका लग रहा है 10 न्यूटन, तो F एक्सटर्नल लगा देंगे हम लोग कितना, 10.001 न्यूटन। मतलब वेरी स्लोली ये मूव करे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए किसी टाइम पर ये पॉइंट, ये मास यहां पर पहुंचा। ठीक है, कुछ समय बाद ये आगे जाने के बाद यहां पहुंच जाएगा और ये डिस्टेंस हमने मान ली क्या है, x। ठीक है, यहां पर क्या लग रहा है, F एक्सटर्नल, यहां पर क्या लग रहा है, Fg। बात क्लियर है। तो आप जानते हैं कि वर्क डन W क्या होता है, कहां से कहां, P से इनफाइनाइट। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्या होता है, देखिए कहां से कहां जा रहे हैं, P से इनफाइनाइट। बात समझ रहे हैं कि नहीं। F डॉट या F dx कर लीजिए इसे, क्योंकि मोशन किस में हो रहा है, 1 डायमेंशन में। ठीक है ना। आपने क्या कर लिया इसको, F dx। वैल्यू देखिए P पर कितनी है वैल्यू, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू P पर कितनी है, यहां से यहां पहुंचे कितनी है, r, और ये इनफाइनाइट। अब f बताइए कितना होगा, f तो आप जान ही रहे हैं कितना, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई x स्क्वायर और dx। बस कुछ नहीं करना, इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए जी एम और स्मॉल m क्या है, कांस्टेंट। तो जी एम स्मॉल m आपने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। क्या बचा यहां, r से इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर dx। ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं। तो क्या हो गया, W P से इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो जी एम एम क्या हो जाएगा, ये -1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ है भाई इसकी, r से इनफाइनाइट। चलिए लिमिट रखते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए इधर अपर लिमिट रखेंगे तो -1/∞, माइनस क्या है, ये पहले से लगा है, और माइनस लोअर लिमिट 1/r। तो देखिए क्या हो गया, जी एम एम 1/∞ 0 माइनस माइनस प्लस 1/r। क्या आ गया, जी एम एम बटे r। ये क्या है,
डब्लू पी से इनफाइनाइट, आपको क्या चाहिए था, डब्लू इनफाइनाइट से पी। इसको नोट करें तो मैं इधर का हटा दूं, तो W इनफाइनाइट से P क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू पी से इनफाइनाइट माइनस जी एम एम बटे आर। अब आप लगाइए फॉर्मूला, पोटेंशियल एट P क्या होता है भाई, इनफाइनाइट से पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन डिवाइड बाई मास। तो देखिए इसकी वैल्यू रखिए, माइनस जी एम एम बटे आर डिवाइड बाई स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, Vp बराबर माइनस जी कैपिटल M बटे R। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू मास m किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उस छोटे वाले मास स्मॉल m पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल उसी मास और डिस्टेंस पर। बात समझ में आ रही है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, और उसी के हिसाब से हम लोग आगे मूव करेंगे। थैंक यू।